आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले देश से। पहले तो अफ्रीका के बारे में संक्षिप्त में जो हमने बातें कही थी उसी को रिवाइज कर दे रहा हूं। महाद्वीप चारों गोलार्धों में अवस्थित प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक भाग है। हम मानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी आज ये महाद्वीप है, एक बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, और पेंजिया का ऊपरी भाग था अंगारा लैंड और निचला भाग था गोंडवाना लैंड। और ये जो गोंडवाना लैंड है इसी से बना है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया, या ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया। तो हम कहते हैं कि गोंडवाना लैंड के ये टुकड़े रहे हैं। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। यह विश्व का इकलौता महाद्वीप है जहां से कर्क, विषुवत और मकर वृत्त और प्रधान मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है। विश्व का वृहत्तम मरुस्थल सहारा यहीं पर मिलेगा। सबसे बड़ी घाटियां यहीं पर मिलेगी। सर्वाधिक लंबी नदी नील, विश्व की सबसे लंबी नदी नील इसी पर मिलती है। कुल 55 देश है जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। पर मैंने आपको बताया था कि ये द्वीप है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है, और सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से सेंट हेलेना है। आइए सबसे पहला देश देख रहे हैं मिस्र गणतंत्र, या अंग्रेजी में इजिप्ट। जैसे भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, वैसे ही मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है। और मिस्र बहुत ही ऐतिहासिक सभ्यता वाला देश है। भारत और मिस्र में कई सारी समानताएं हैं, क्योंकि मिस्र में भी संस्कृति लगभग उतनी ही पुरानी मानी जाती है जितनी कि भारत में। पहले तो मैं इस देश के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताऊं। सबसे पहले मैप में देखिएगा, ये जो सुएज कैनाल है, इस सुएज कैनाल से के बाद भी इसका क्षेत्र आता है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, हम इसे कहेंगे कि यह इजिप्ट के दायरे में आएगा। यह इजिप्ट के दायरे में, मिस्र के दायरे में आएगा। तो एक तरफ रेड सी है, सुएज कैनाल है। याद रखिएगा कि ऊपर यूरोप, नीचे इस साइड में एशिया। इसलिए यूरोप से जब भी कोई एशिया जाना चाहता हो तो उसे यहां से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर सुएज कैनाल है। तो इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन जहां से कई जगह जा सकते हैं। तो यूरोप वासियों को अगर एशिया आना है तो इसी रूट से होकर आ सकते थे, जो अगर सबसे न्यूनतम रास्ता होता था। तो इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। और इसकी जो राजधानी है कायरो, आपको मिलेगी नील नदी के तट पर। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हिस्सा मरुस्थल का भी है, और यह कर्क रेखा है इससे होकर गुजरती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। मैप सभी ने देख लिया है, मैप में देखते चलिएगा सभी लोग। मिस्र का संपूर्ण क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। मिस्र को एशिया यूरोप का महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। इस पॉइंट को मैप में नोट करना, इसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। धरातल की दृष्टि से मिस्र को 4 भागों में बांटा गया। इतना गहराई में न भी जाए तो चलेगा। नील को मिस्र का वरदान कहा गया है, मतलब नील को मिस्र का वरदान कहा गया है, क्योंकि इसी नील नदी के कारण उसकी पूरी संस्कृति, इतिहास, उसका प्राचीन वैभव और वर्तमान का आर्थिक विकास इसी नील नदी के इर्द गिर्द। तो नील को मिस्र का वरदान कहा गया है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी के प्रवाह के कारण ही मिस्र को नदी मरुद्यान तथा सहारा मरुभूमि का उद्यान कहते हैं। ये नाम याद रखना है, ये नाम याद रखेगा सभी लोग। मिस्र को नदी मरुद्यान भी कहते हैं। मरुभूमि में मिलने वाला उद्यान, क्योंकि पूरा रेगिस्तान जहां पर सूखा पड़ा होगा, यहां पर हरे भरे हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, इसलिए इसे सहारा मरुभूमि का उद्यान भी कहते हैं। इसलिए इसे सहारा मरुभूमि का उद्यान भी कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं,
एशिया और यूरोप के महाद्वीप का जंक्शन, सहारा मरुभूमि का उद्यान, या फिर मिस्र को नदी मरुद्यान भी कहते हैं, नदी मरुद्यान भी कहते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। और असवान बांध नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है जिससे नहरें निकाली गई हैं और जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इसी देश में असवान बांध है जो नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है। इसी पर असवान बांध है, इसी देश में असवान बांध है नील नदी पर जो सबसे ऊंचा बांध है। और विश्व प्रसिद्ध नासिर नामक कृत्रिम झील, ये जो असवान बांध बांधा गया था, इस असवान बांध के बनने के कारण पीछे की ओर जो पानी जमा हुआ है उसका नाम है नासिर झील, उसका नाम है नासिर झील। जैसे कि हमारे देश में भी बहुत सारी कृत्रिम झीलें बनी हैं, तो वहां पर जो असवान बांध है उसके पीछे मिलती है जो पानी जमा हो गया उसे नासिर झील कहते हैं। मिस्र के दक्षिण भाग से कर्क वृत्त गुजरता है। अप्रैल मई में दक्षिण की ओर से धूल भरी शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें खमसीन कहा जाता है। यहां पर जो अप्रैल मई का महीना होता है, यहां रेगिस्तान से जो हवाएं चलती हैं बहुत ही धूल वाली हवाएं होती हैं जिन्हें खमसीन हवाएं कहा जाता है। यहां पर खमसीन हवाएं चलती हैं, खमसीन हवाएं चलती हैं। मिस्र का केवल 3% क्षेत्रफल ही कृषि योग्य है, परंतु इस देश के 3/4 लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यहां के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है, यहां के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। कपास यहां की मुख्य भूमि है, कपास यहां की मुख्य भूमि है और यहां खजूर की भी कृषि होती है। तो खजूर, मिस्र के खजूर बड़े फेमस हैं। कपास और खजूर यहां के लिए जरूरी है। 1869 में सुएज जल डमरू मध्य में खोदी गई है, मतलब जो सुएज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये जो मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर है और ये जो लाल सागर है, इसको जोड़ने वाली ये जो केनाल है ये सुएज केनाल कहलाती है। यहां पर केनाल है, इसे सुएज केनाल कहेंगे, सुएज केनाल कहेंगे, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी। तो मिस्र के बारे में क्या क्या याद रखोगे? एशिया और यूरोप का जंक्शन, एशिया और यूरोप का जंक्शन। दूसरा नील को मिस्र का वरदान। तीसरा, मिस्र को नदी मरुद्यान, सहारा मरुभूमि भी कहते हैं। असवान बांध नील नदी का सबसे ऊंचा बांध इसी देश में है और इसके पीछे जो पानी जमा हुआ है उसको नासिर झील कहते हैं। यहां पर खमसीन हवाएं बहती है। गर्मी के समय ये रेगिस्तानी धूल भरी हवाएं होती हैं, धूल भरी हवाएं होती हैं। किसानों को फेल्ला कहा जाता है। कपास और खजूर यहां की मुख्य फसल है और 1869 में यहां सुएज नहर खोली गई थी। 1869 में यहां सुएज नहर खोदी गई थी। वैसे याद रखिएगा इसका भी बड़ा खतरनाक इतिहास है, इसलिए यहां पर ये जो क्षेत्र है ये माना जाता था कत्लेआम का क्षेत्र, क्योंकि यहां पर पुराने जमाने में बहुत ज्यादा लूट हुआ करती थी। पर धीमे धीमे जैसे ही मिस्र ने अपने कब्जे में उस सुएज नहर को लिया, उसके बाद यहां पर एक तरीके से शांतिमय होकर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। मिस्र के बारे में इतनी बातें आपको वही मैप में याद रखनी है। दूसरा देश है कांगो। कांगो जरा देखिएगा, आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। वैसे यहां पर कांगो दो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है। तो याद रखिएगा कि ये जो कांगो है ये बिल्कुल मध्य में, और आप देख सकते हैं कि मकर रेखा होकर जाती होगी। तो कुछ भी नहीं, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, वहां लिख देना। इसका नाम जायरे था पहले, इसको जायरे कहते थे। एक्चुअल में यहां पर एक बड़ी नदी मिलती है जायरे, और इस जायरे नदी के कारण ही इसका नाम जायरे रखा गया था। तो इसको पहले जायरे के नाम से जानते थे। और याद रखना यहां की राष्ट्रभाषा फ्रांसीस है, मतलब फ्रांस, क्योंकि ये कभी फ्रांस का उपनिवेशक देश रहा है, जैसे कि ब्रिटेन के हम उपनिवेशक रहे, वैसे यह फ्रांस का उपनिवेशक देश रहा है। और किशानसा देश की राजधानी रही है, किशानसा देश की राजधानी है। कांगो को बेल्जियम से 30 जून 1960 को फिर बेल्जियम से आजादी। 1994 में यहां बहुत से हुतू जनजाति
शरणार्थी के रूप में आए, जिनकी संख्या लाखों में थी। तो यह पूछा जाता है कि हुतू जनजाति कहां पर इस समय सबसे ज्यादा मिलती है, तो हुतू जनजाति कांगो में मिलती है। हुतू जनजाति सबसे ज्यादा कांगो में मिलती है। पहला पुराना नाम जायरे था, याद रखना है। फ्रांस मतलब फ्रेंच यहां की भाषा है। हुतू जनजाति यहां पर याद रखनी है, हुतू जनजाति याद रखनी है, बाकी ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। विषुवतीय प्रदेश है तो ऑब्वियसली जलवायु होगी, बहुत ही ज्यादा नमी होगी। बहुत ज्यादा नमी होने के साथ साथ सघन वनस्पति होगी, क्योंकि तापमान भी अच्छा है, वर्षा भी ठीक ठाक होती है। कठोर लकड़ी मिलेगी, कठोर लकड़ी मिलेगी। वर्षावन के दोनों ओर सवाना घास के मैदान है। अत्यधिक विविधता के कारण कांगो को एक विशाल चिड़ियाघर की उपमा दी जाती है। कांगो में जैव विविधता इतनी ज्यादा है, जैव विविधता इतनी ज्यादा है कि इसे प्राकृतिक चिड़ियाघर कहते हैं। प्राकृतिक चिड़ियाघर कहते हैं, प्राकृतिक चिड़ियाघर कहते हैं कांगो को। और कांगो में अगर हम बात करेंगे, कांगो में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये इसकी राजधानी आपको मिलेगी। राजधानी आप देखते चलिएगा। कांगो का तांबा भंडार संसार में प्रसिद्ध है। यह देश संसार में सर्वाधिक कोबाल्ट उत्पादक और भंडारक राष्ट्र है। कोबाल्ट, यह सबसे ज्यादा कोबाल्ट का उत्पादन करता है। कोबाल्ट का उत्पादन करता है। कोबाल्ट में भी CO आता है, कांगो में भी CO आता है। तो कोबाल्ट का सबसे ज्यादा उत्पादक और भंडारक राष्ट्र है। जायरे के लुबुम्बाशी शहर को तांबा राजधानी की उपमा दी गई है। इसके जो शहर है लुबुम्बाशी, देखना लुबुम्बाशी मैप में मिलेगा आपको। लुबुम्बाशी मैप में लुबुम्बाशी दिखाई देगा, मैप में लुबुम्बाशी। ये तांबा राजधानी कहलाती है, तांबा राजधानी। यहां पर तांबा सबसे ज्यादा मिलता है, तांबा सबसे ज्यादा मिलता है। और विश्व में कोबाल्ट में सबसे ज्यादा उत्पादक और भंडारक यही है। यह कटंगा के पठार क्षेत्र में स्थित है और देश का प्रमुख आर्थिक व्यापारिक केंद्र है। यह कटंगा का पठार कहलाता है। अभी पढ़ेंगे हम पठारों में। यह कटंगा का पठार ये क्षेत्र है। और पठारों पर ही खनिज क्यों मिलते हैं, याद करिए। पठारों पर ही खनिज क्यों मिलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये लावा से बनता है और लावा धातुओं से बना है, इसलिए वहां पर धातु मिलेंगे ही। विश्व में इस देश का हीरे के संचित भंडार में दूसरा और उत्पादन में तीसरा स्थान है। यहां पर विश्व की सबसे ज्यादा हीरे मिलते हैं दूसरे स्थान पर यह उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। यह उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। आइए देखना, रिपीट कर रहा हूं मैं। कांगो का पुराना नाम जायरे है, फ्रेंच भाषा है। हुतू जनजाति यहां पर पलायन करके आई है। यहां पर वर्षावन मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वर्षावन है तो बहुत ज्यादा जैव विविधता भी मिलेगी और इसी कारण से इसे प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहते हैं। प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहते हैं। संसार में सबसे ज्यादा कोबाल्ट का उत्पादन और भंडारक देश है। और इसका जो लुबुम्बाशी शहर है, लुबुम्बाशी शहर है, उस शहर को हम नाम देते हैं तांबे की राजधानी। विश्व में इस देश में हीरे के संचित भंडार दूसरे स्थान पर और उत्पादक में यह तीसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर आता है। किशानशा इसकी जो राजधानी है, किशानशा इसकी जो राजधानी है वो कुछ इस प्रकार से है। और यह इसका जो तटीय क्षेत्र है वह अटलांटिक महासागर से मिलता है। तो दूसरा देश था कांगो, दूसरा देश था कांगो। आइए अब हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरा देश है दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा दक्षिण अफ्रीका को देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका को देखिएगा। उस दक्षिण अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आपको एक पर्वतमाला मिलेगी ड्रेकेंसबर्ग। यहां पर एक पर्वतमाला मिलेगी ड्रेकेंसबर्ग। यहां पर एक पर्वतमाला मिलेगी ड्रेकेंसबर्ग। और वहीं पर एक देश मिलेगा जो देश के अंदर देश लेसोतो है। इसकी दो राजधानियां हैं, केपटाउन भी और प्रिटोरिया भी और गैबरोन भी एक इसकी राजधानियों में शामिल की जाती है। तो इसकी राजधानियां ज्यादा हैं, इसके मामले में भी इसे आपको याद रखना है। हम इसमें देखेंगे कुछ शहर आप लोगों ने सुने होंगे, उन शहरों के बारे में। जोहान्सबर्ग आपने सुना होगा, जोहान्सबर्ग। फिर आपने जोहान्सबर्ग के साथ साथ आपने कुछ ऐसे नाम गांधी जी के आंदोलन के समय सुने होंगे जो गांधी जी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसे कि
डरबन को भी आप देख सकते हैं, डरबन भी यहां पर एक प्रसिद्ध हम कहेंगे बंदरगाह के रूप में हम मानते हैं डरबन को। दक्षिण अफ्रीका का पूर्व नाम यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका था, पहले इसको यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका कहते थे। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब यूएसए कहलाता था वो। वर्ष 1961 में यह गणराज्य बना। लेसोतो नामक देश इसकी आंतरिक भूमि के अंदर ही स्थित है। इसका सबसे दक्षिणी छोर कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप है। इसका सबसे दक्षिणी छोर जो है वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है कैप ऑफ गुड होप। देखना जरा कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप देखिएगा यहां पर, यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका पूरे महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप को दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। डरबन में भारत के मूलवासी और केपटाउन के आसपास निग्रो नस्ल के लोगों की बहुतायता है। पूर्वी उच्च भाग ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहलाता है। यह वाल और ऑरेंज नदियों का उद्गम स्थल है जो अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर को हिंदी में कहते हैं। अटलांटिक महासागर को हिंदी में अंध महासागर कहते हैं। तो वाल और ऑरेंज नदियां बता दूं मैं आप लोगों को, यहां पर जो सबसे बड़ी नदी है वो ऑरेंज नदी है, सबसे बड़ी नदी है वो ऑरेंज नदी है। लेकिन आप देखेंगे कि यहीं पर आपको वाल नदी भी दिखाई देगी। वाल नदी एक्चुअल में ऑरेंज की सहायक नदी है। वाल नदी एक्चुअल में ऑरेंज की सहायक नदी है। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है ऑरेंज नदी, और ऑरेंज नदी आपको दिखाई देगी, ऑरेंज नदी आपको दिखाई देगी कि एक सीमा रेखा भी बनाती है नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में यह सीमा रेखा भी बनाती है। केपटाउन अगर हम बात करें इसी में, तो यह वाल और ऑरेंज नदियों का उद्गम स्थल भी है जो अंध महासागर में गिरता है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ये याद रखिएगा, बहुत बार आएगा पूरी ज्योग्राफी में। इसमें प्रमुख नदी लिम्पोपो है जो मकर रेखा को 2 बार काटती हुई हिंद महासागर में गिरती है। एक प्रमुख नदी लिम्पोपो, हम जब नदी पढ़ाएंगे तब तो देखेंगे ही, पर लिम्पोपो नाम याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका संसार का दूसरा सोना भंडारक राष्ट्र है। दूसरा सोना भंडारक राष्ट्र है। यहां का अधिकतर सोना हाई वेल्ड के विट वाटर रेन में क्षेत्र में पाया जाता है। इस देश का सबसे बड़ा नगर मोजम्बिक जोहान्सबर्ग तथा राजधानी प्रिटोरिया इसी भाग में है। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। दक्षिण अफ्रीका एक विशिष्ट कृषि प्रधान देश है। यहां की मेरिनो नामक भेड़ संसार में प्रसिद्ध है। मेरिनो नामक भेड़ संसार में प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका संसार का प्रमुख ऊन उत्पादक देश है। क्रोमाइट तथा प्लेटिनम उत्पादक में यह देश संसार में प्रथम स्थान पर है। क्रोमाइट और प्लेटिनम में प्रथम स्थान पर है। आइए रिपीट कर रहा हूं मैं सारी बातों को। सबसे पहले तो इसका जो पुराना नाम था यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका था। लेसोतो इसके अंदर मिलने वाला देश के अंदर देश है। कैप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। यहां पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला मिलती है जहां से वाल और ऑरेंज नदियां निकलती हैं। लिम्पोपो यहां पर एक विशिष्ट नदी निकलती है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका संसार का दूसरा सोना भंडारक है। मेरिनो नामक भेड़ यहां पर प्रसिद्ध है। क्रोमाइट और प्लेटिनम उत्पादक में यह देश संसार में सबसे ज्यादा अग्रणी है। याद रखना, सोने से भी ज्यादा महंगा होता है प्लेटिनम। चांदी के जैसा ही सफेद रंग का होगा। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा प्राप्त है। जोहान्सबर्ग को हम कहते हैं कि वह स्वर्ण नगर है। किम्बरले यहां की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। दक्षिण अफ्रीका संसार का 90% क्रोमियम उत्पादन करता है। 90%। लोहा और इस्पात इस देश का प्रमुख उद्योग है।
अब इसमें बहुत सारे उद्योग आ जाएंगे। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और डरबन एवं पोर्ट एलिजाबेथ इसके अन्य प्रमुख पतन हैं। तो केप टाउन सबसे बड़ा हम कहेंगे कि जल पतन है, और इसके अलावा पोर्ट एलिजाबेथ भी है, पोर्ट एलिजाबेथ भी और डरबन भी है, लेकिन सबसे बड़ा केप टाउन है, सबसे बड़ा इसमें केप टाउन है। अब जरा मेरी बातों पर ध्यान देना, फिर से मैं सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु ही नहीं है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के लोग सबसे ज्यादा डरबन में आपको मिलेंगे। ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला देखना, वहां से दो नदियां वाल और ऑरेंज, वाल की स्पेलिंग VAAL होगी, तो वॉल और ऑरेंज नदियां लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। लिम्पोपो नदी देखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटते हुए दिखाई देगी। लिम्पोपो नदी आपको ऐसी मिलेगी तो वह मकर रेखा को 2 बार काटेगी। दक्षिण अफ्रीका संसार का दूसरा सोना भंडारक राष्ट्र है। जरा कमेंट्स करिएगा, सबसे ज्यादा सोना फिर किस देश में मिलता है। फिर उसके बाद मेरिनो नामक भेड़ यहां पर विश्व प्रसिद्ध है, और प्लेटिनम और क्रोमाइट उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पर है। ये पॉइंट नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं। स्वर्ण नगर कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। और सबसे ज्यादा बड़ी हीरे की खान किंबरले हीरे की खान यहीं पर मिलती है। किंबरले हीरे की खान किंबरले में मिलेगी, किंबरले हीरे की खान किंबरले में मिलेगी, उसे भी आपको देखना है, किंबरले हीरे की खान आपको मिलेगी। फिर 90% क्रोमियम अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन क्रोमियम और प्लेटिनम में सबसे अग्रणी देश है। फिर केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ और डरबन इसके प्रमुख हम कहेंगे कि बंदरगाह हैं, इसके प्रमुख बंदरगाह हैं। पहला देश था इजिप्ट, दूसरा था कॉन्गो, तीसरा था दक्षिण अफ्रीका, चौथा है दक्षिण सूडान। दक्षिणी सूडान में कुछ ज्यादा जानकारी वाली बात तो नहीं है, लेकिन दक्षिणी सूडान नया देश है एक तरीके से, 2011 में बना है। जो सूडान था पहले वहां का सबसे बड़ा देश था, यहां के लोगों में आंदोलन या विद्रोह हुआ और उन्होंने यहां से अलग होने की बात कही, तो सूडान के नीचे यह बना, इसलिए इसका नाम दक्षिण सूडान रखा है। साउथ सूडान कहां है? 2011 में इस देश का निर्माण हुआ है, 2011 में इसका निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा कि 2011 में अलग और नवीनतम देश बना है। यहां पर जो पहले सूडान की खार्तूम सरकार थी और दक्षिण सूडान के विद्रोही गुट सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी थे, उनके बीच में समझौता हुआ और फिर इसका निर्माण हुआ 9 जुलाई 2011 को। अगर हम बात करें तो यह सूडान, उसकी राजधानी जुबा है, जुबा। वैसे जुबा एक नदी भी है, जो आपको मिलेगी सोमालिया में, पर जुबा यहां की राजधानी है। इसमें इस क्षेत्र के नागरिकों ने मत किया कि वो अलग देश चाहते हैं। इसकी राजधानी जुबा है, जो व्हाइट नील नदी पर मिलती है, नील नदी भी 2 टाइप की देखेंगे हम, ब्लू नील और व्हाइट नील। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य के रूप में शामिल दक्षिणी सूडान अफ्रीका का 54वां देश बना है। तो यह देश याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान 2011 में बना है, सूडान से अलग हुआ है, जुबा उसकी राजधानी है जो व्हाइट नील पर बसी है। बस इतने ही पॉइंट याद रखना इस देश में। फिर अगला है लेसोतो। अभी हमने चर्चा की, कुछ भी नहीं, दक्षिण अफ्रीका की गोद में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पर स्थित एक स्थल आबद्ध स्वतंत्र देश है, जिसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है। शांत घाटियों का, यहां पर जितनी भी वैली है वहां पर बिल्कुल साइलेंट वैली जैसा होता है, जैसे कि हमारे केरल में साइलेंट वैली, वैसे ही वहां पर घाटियां मिलती हैं। अपनी स्वतंत्रता के पूर्व आउटलैंड नामक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में जाना जाता था। इसकी राजधानी मसेरू देश का बृहत्तम नगर है। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, पर लेसोतो के बारे में ये जरूर याद रखिएगा, कंप्लीटली स्थलबद्ध देश होगा।
फिर अगला है मोजाम्बिक, अगला है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल यहीं पर मिलता है, इसलिए मोजाम्बिक आप इस देश को देख सकते हैं। मोजाम्बिक दक्षिण पूर्व अफ्रीका का एक स्वतंत्र देश, यह अपनी स्वतंत्रता 1975 से पूर्व एक पुर्तगाली उपनिवेशक था। सब यूरोप के कहीं ना कहीं गुलाम थे, इतना याद रखना, नहीं भी याद रखोगे चलेगा। यहां आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भी यहीं पर पहली बार आए थे। वास्को डिगामा, नोट करना ये पॉइंट, वास्को डिगामा ने भारत के अलावा सबसे पहला यूरोप का कोई व्यक्ति जो वहां पहुंचा होगा वह वास्को डिगामा यहां पर भी पहला पहुंचा हुआ व्यक्ति था। और यहां की जो राजधानी मपूतो है, एक बंदरगाह भी है, मपूतो एक बंदरगाह भी है। तो मोजाम्बिक में बस ये पॉइंट नोट करना है कि भारत के अलावा वास्को डिगामा ने मोजाम्बिक को भी खोजा है एक तरीके से, मोजाम्बिक को भी खोजा है एक तरीके से। फिर जिम्बाब्वे इसलिए क्योंकि मैच तो देखे होंगे, हरारे नाम सुना होगा क्योंकि वहां पर कई बार क्रिकेट मैच हुए होंगे, तो इसलिए मैंने जिम्बाब्वे को लिया है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लियाम्पो नदियों के मध्य में अवस्थित है, जाम्बेजी और लियाम्पो नदी के मध्य में अवस्थित है। इसका प्राचीन नाम रोडेशिया था। हरारे इसकी राजधानी है। विक्टोरिया जलप्रपात, यह जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात आपको इसी में मिलेगा, जो जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात को देखेगा आपको यहां पर विक्टोरिया फॉल्स मिलेगा जो जाम्बेजी नदी पर है और विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो विक्टोरिया जलप्रपात, हरारे राजधानी, और जिम्बाब्वे को एक नजर देख लीजिए क्योंकि कई बार मैच देखे होंगे तो आइडिया लगना चाहिए था। साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर देखना, मैप को देखते चलिएगा। फिर अगला देश है मालावी। बिल्कुल, मालावी एक कॉलर के रूप में लटकता हुआ देश मिलेगा। जो मोजाम्बिक है उसके ऊपर देखिए, मोजाम्बिक के ऊपर मालावी। क्या याद रखना है? मलावी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्वालामुखी की भूमि, इसलिए इसका नाम मलावी रखा है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका का एक भू आबद्ध देश है जो वर्ष 1964 के पूर्व एक ब्रिटिश उपनिवेशक था, जिसका प्राचीन नाम न्यासा लैंड था। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड, याद करिए मैंने लिखवाया था, इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि न्यासा लेक, जो न्यासा झील है, न्यासा झील के किनारे पर, लगभग पूरी न्यासा झील के किनारे पर यह देश मिलता है। मतलब न्यासा झील के किनारे पर मिलता है, इसलिए इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण और यहां की जलवायु के कारण। तो न्यासा झील के आपको यह पश्चिम में मिलेगा, बस इतनी सी बातें याद रखना। मलावी का मतलब क्या होता है? न्यासा झील के पड़ोस में है, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। फिर तंजानिया, 1964 में तंजानिया गणराज्य 2 राष्ट्रों टंगानिका और जंजीबार के विलोपरांत अस्तित्व में आया। पश्चिम हिंद महासागर के तट पर अवस्थित अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी डोडोमा है। तंजानिया के पूर्व में हिंद महासागर, जिसमें पेम्बा और जंजीबार नामक 2 द्वीप है जो लौंग के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पेम्बा और जंजीबार देखना, ये जो दोनों द्वीप है पेम्बा और जंजीबार लौंग के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप देख सकते हैं केनिया के नीचे, मोजाम्बिक के ऊपर, मालावी के ऊपर आप इस देश को देख सकते हैं। तो पेम्बा और जंजीबार जरूर याद रखिएगा, लौंग के प्रसिद्ध के लिए, इसलिए इसको लौंग द्वीप भी कहते हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है,
इसका पश्चिमी भाग पठारी तथा उत्तरी भाग पर्वतीय है, जहां अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलीमांजारो मिलती है। देखना, किलीमांजारो बिल्कुल सीमा पर है, केनिया और तंजानिया के सीमा पर है किलीमांजारो। किलीमांजारो तंजानिया में है, केनिया और तंजानिया के बीच में किलीमांजारो, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी पॉइंट याद रखना है। दार ए सलाम पूर्व राजधानी तथा पश्चिम अफ्रीका का व्यस्ततम बंदरगाह है। दार ए सलाम, पहले यही राजधानी थी दार ए सलाम, अब डोडोमा है। पहले दार ए सलाम राजधानी थी, अब डोडोमा है। तो किलीमांजारो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आप देख सकते हैं कि जो विक्टोरिया झील है, ये जो विक्टोरिया झील है, ये इसमें मिलती है। विक्टोरिया झील भी मिलती है इसमें, देखना, अधिकतर नाम विक्टोरिया पर रखे गए हैं। जहां जहां नाम विक्टोरिया रखे, मतलब समझ जाइएगा कि ब्रिटिश का उपनिवेश रहा होगा, ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा होगा। तो याद रखना क्या है, तंजानिया में पेम्बा और जंजीबार दो द्वीप, जिन्हें लौंग उत्पादन के कारण लौंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तो यह पश्चिमी पठारी प्रदेश में यहां पर किलीमांजारो सबसे ऊंची चोटी मिलेगी। और दार ए सलाम भी बहुत ही व्यस्ततम, बहुत ही बड़ा बंदरगाह माना जाता है अफ्रीका का। फिर अगला देश है कीनिया, और कीनिया का जो नाम यहां पर रखा गया है, इसकी पर्वतमाला कीनिया के कारण, क्योंकि यहां पर सबसे ऊंची चोटी मिलती है माउंटेन कीनिया सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने के कारण ही इसका नाम कीनिया रखा गया है। यह विषुवत वृत्त पर अवस्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक स्वतंत्र देश है, जिसका नामकरण अफ्रीका की दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट केनिया, अफ्रीका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है माउंट केनिया के नाम पर है। केनिया अपनी स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका नामक संरक्षित राज्य के रूप में जाना जाता था। इसकी राजधानी नैरोबी है। तो कीनिया का नाम जो रखा गया है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कीनिया जो पर्वत है उसके बेस पर रखा गया है। इस देश को भी देखते चलिएगा, दो ही बातें, नैरोबी याद रखिएगा और केनिया याद रखिएगा। फिर सोमालिया देखना, सोमालिया में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जुबा नामक एक नदी मिलती है, तो सोमालिया में जुबा नामक नदी मिलती है। जुबा अभी मैंने बताया था राजधानी है दक्षिणी सूडान की। तो अगर हम बात करें सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में सम्मिलित सोमालिया अरब सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित मध्य अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, जो स्वतंत्रता से पूर्व सोमाली लैंड के नाम से प्रसिद्ध था। यहां की जो राजधानी है मोगादिशु, यहां की जो राजधानी है वो है मोगादिशु। वैसे सोमालिया के डाकू ही आप लोग जानते होंगे, पर ऐसा नहीं है, यह देश भी हम कह सकते हैं कि बेहतर देशों में अब आने वाले समय में तेजी से विकसित होने वाले देशों में गिना जा रहा है अफ्रीका में। फिर इथोपिया वो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में गिना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में सम्मिलित तथा अबिसिनिया के पठार पर अवस्थित एक भू आबद्ध देश है, जिसके पश्चिमी भाग पर इथोपियन उच्च भूमि और पूर्वी भाग पर शेबेल्स के मैदान है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा, बस इथोपिया इतना याद रखो, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। और समुद्र पे कहीं पर भी नहीं है, समुद्र से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए समुद्र से संपर्क ना हो तो हम उसे कहते हैं कि वो स्थलबद्ध देश है। फिर सूडान जो अब साउथ सूडान अलग हो गया, तो सूडान की जो राजधानी है खार्तून की विशेषता है कि यहां पर व्हाइट नील और ब्लू नील आकर मिलती है। जैसे इलाहाबाद में यमुना और गंगा मिलती है, वैसे अफ्रीका में ये जो सूडान की राजधानी खार्तून है, यहां पर ब्लू नील और व्हाइट नील का संगम है। यह अपनी स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश था। इसकी राजधानी खार्तूम ब्लू और व्हाइट नील का संगम पर मिलती है, ये याद रखना है, ये पूछा गया है कई बार। खार्तूम इसकी जो राजधानी है वो ब्लू और व्हाइट नील के संगम पर है। फिर अगला है लीबिया की अगर हम बात करें तो सहारा रेगिस्तान का एक देश है।
हम कहेंगे कि गर्म मरुस्थल है। और विश्व का सबसे ज्यादा तापमान, विश्व का सबसे ज्यादा तापमान लीबिया के अल अजीजिया में, लीबिया के अल अजीजिया में, लीबिया के अल अजीजिया में ही प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज्यादा विश्व का जो तापमान है लीबिया के अल अजीजिया में ही, अल अजीजिया में ही नोट किया गया है। इसकी राजधानी ट्रिपोली भूमध्य सागर के तट पर है। ट्रिपोली भूमध्य सागर के तट पर ट्रिपोली है। ट्रिपोली इसकी जो राजधानी है, ट्रिपोली। तो बस लीबिया में यह जरूर याद रखना, विश्व का सबसे ज्यादा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस अल अजीजिया में, अल अजीजिया में नोट किया गया है। फिर है अल्जीरिया। अल्जीरिया को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का बृहत्तम और विश्व का 10वां देश अल्जीरिया विश्व में 10वें स्थान पर है। विश्व में 10वें स्थान पर है। विश्व में 10वें स्थान पर है। हम कह सकते हैं कि ये फ्रांस का उपनिवेशक था और इसकी जो राजधानी है अल्जीयर्स ही है। इसकी जो राजधानी है वो अल्जीयर्स ही है, जो भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में है। अफ्रीका संघ, अरब संगठन तथा ओपेक का संस्थापक सदस्य रहा है। अफ्रीका यूनियन, अफ्रीका यूनियन, अरब संगठन और ओपेक का संस्थापक सदस्य में अल्जीरिया गिना जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम के अच्छे इसके पास रिसोर्स है। फिर मोरक्को, मोरक्को, मोरक्को आपको दिखाई देगा, जस्ट आप उसके बाद देखेंगे अल्जीरिया के पास। तो हम कहेंगे अटलांटिक महासागर, मध्य सागर के तट पर अवस्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक स्वतंत्र मुस्लिम देश है। मोरक्को मुस्लिम देश है। उत्तरी सीमा जिब्राल्टर जल संधि, इसे कहते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। यह है जिब्राल्टर जल संधि, जो उसे स्पेन से या यूरोप से अलग करती है। वहां देखना जिब्राल्टर जल संधि मिलेगी, जिब्राल्टर जल संधि मिलेगी, जो यूरोप से उसे अलग करती है। इसकी जो राजधानी है वो रबात है, रबात है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक सागर। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। रबात राजधानी, रबात राजधानी। और जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से ये यूरोप से अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि से ये यूरोप से अलग होता है। अगला है नाइजीरिया, 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 अगला है नाइजीरिया। इसे लैंड ऑफ पाम ऑयल भी कहते हैं, इसे लैंड ऑफ पाम ऑयल भी कहते हैं। पाम के तेल का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या और विश्व का 7वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो नाइजीरिया, इसका जो नाम रखा गया है वो नाइजर नदी पर रखा गया है। इसका जो नाम रखा गया है वो नाइजर नदी पर रखा गया है। इसका जो नाम रखा गया है वो नाइजर नदी पर रखा गया है। विश्व में 7वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। और इसकी जो राजधानी अबूजा बिल्कुल बीच में आती है। तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु और आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होने के कारण गर्म और धूल भरी हवाएं चलती हैं। इसे हरमट्टन हवाएं कहते हैं। यहां पर हरमट्टन चलती हैं और इन्हें डॉक्टर हवाएं भी कहा जाता है, क्योंकि यह शुष्क हवाएं होती हैं जो आर्द्रता वाले मौसम को खत्म कर देती हैं। इस देश में नाइजर नदी गुआना उच्च भूमि से निकलकर गुआना, माली और नाइजर से होते हुए नाइजीरिया में प्रवेश करती है, जहां वेन्यू नदी आकर इसमें मिलती है और यह गिनी की खाड़ी में गिरती है, जहां पर नाइजर का डेल्टा आपको मिलेगा। तो रिपीट कर रहे हैं कि कौन कौन से देश हमें देखने हैं। यहां पर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, कौन कौन से देश हमें देखने हैं इसमें। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, हमने सबसे पहला जो देश यहां पर शुरुआत की थी इजिप्ट, मिस्र की शुरुआत की। मिस्र के बाद हमने देखा जायरे, कांगो। फिर तीसरा देश हमने इसमें देखा दक्षिण अफ्रीका। फिर चौथा देश इसमें हमने देखा दक्षिणी सूडान। फिर हमने देखा है लेसोथो। फिर हमने देखा है मोजाम्बिक। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर मलावी, फिर तंजानिया। उसके बाद हमने देखा है तंजानिया के बाद केनिया, सोमालिया, इथोपिया, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और नाइजीरिया। नाइजीरिया, इतने देशों पर जरूर याद रखिएगा, इतने देशों में वो सारे पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब कौन से प्रमुख महासागर, सागर या चैनल हैं इससे जुड़े हुए, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर कौन कौन से देशों से होकर गुजर रहा है? मोरक्को, अल्जीरिया। पूछा जाता है यूपीएससी में कई बार
कि कौन सा देश भूमध्य सागर के तट पर है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, फिर ट्यूनिस, इजिप्ट। हम अगर बात करें तो यहां पर यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका के उत्तर में स्थित मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, ये जो देश है ट्यूनेशिया, लीबिया, मिस्र को मैं इजिप्ट लिख रहा हूं, और मैंने इसे याद रखा है मेटल के नाम पर। देखना, मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया और लीबिया। मेटल शब्द याद रखना, मेटल शब्द याद रखिएगा सभी लोग, मेटल शब्द याद रखिएगा। अगर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो तो केवल और केवल मेटल शब्द याद रखिएगा, मेटल शब्द याद रखिएगा। इसमें आप लोग केवल और केवल मेटल, METAL याद रखिएगा, METAL, मेटल जो भूमध्य सागर से जुड़े हुए 5 देश हैं, भूमध्य सागर से जुड़े हुए जो 5 देश हैं, मेटल नाम याद रखिएगा। फिर लाल सागर, ये जो लाल सागर है, ये पूरा का पूरा जो रेड सी है, आइए देखते हैं कि इससे कौन कौन से देश हैं। तो एक तरफ मिस्र, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, फिर जिबूती की राजधानी डी से शुरू होती है, जिबूती, और फिर सोमालिया, तो इसका नाम याद रखिएगा सीड्स, इसका जो नाम हमने याद रखा है सीड्स के बेस पर, सीड्स। लाल सागर के जो तटवर्ती अफ्रीकन देश है वो सीड्स है, जैसे कि सोमालिया, इरिट्रिया, इजिप्ट, जिबूती की स्पेलिंग डी से शुरू होती है, और फिर लास्ट में आपको मिलेगा सूडान। तो सीड्स के नाम से मैंने इसे याद रखा है, सीड्स के नाम से पहला एस सोमालिया का, आखिरी एस सूडान का, इजिप्ट, इरिट्रिया और जिबूती। तो सूडान में इसमें याद रखना है मेटल, इसमें याद रखिएगा मेटल, METAL याद रखो तो भी कोई गलत नहीं है, या MTA, जैसे कि एक लाल है राजकुमार, तो आप METAL भी कह सकते हैं, और सीड्स है जो लाल सागर से जुड़े हुए देश हैं, हिंद महासागर, अफ्रीका के पूर्व में जो हिंद महासागर जिनके संपर्क में आता है, सोमालिया, केनिया, तंजिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, तो हम कह सकते हैं इसे सस्कटियम या मास्कटियम भी कह सकते हैं, सस्कटियम, साउथ अफ्रीका, सोमालिया, केनिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, सोमालिया, फिर केनिया के बाद तंजानिया, उसके बाद मोजाम्बिक और फिर साउथ अफ्रीका, फिर से 5 देश जो हिंद महासागर के संपर्क में हैं। अगर हम बात करें तो सस्कटियम या जो आपको बेटर लगे कमेंट्स करते चलिएगा। मोजाम्बिक चैनल पूरी तरह से मोजाम्बिक से ही होकर गुजरता है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मिलता है मोजाम्बिक चैनल का मतलब जो बड़े 2 भागों को, 2 बड़े समुद्रों को जोड़ता है। तो हम कहेंगे कि ये जो मोजाम्बिक चैनल है वो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मिलता है। पर अब यहां जो हिंद महासागर के बाद अटलांटिक महासागर के किनारे पर देश है वो बहुत ज्यादा है।
इसलिए हम इसे नहीं याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना समझता होगा कि इसे कोई भी व्यक्ति याद नहीं कर पाएगा। बाकी तो जिन्हें रटना है वो रट सकते, पर मेरा सेशन है इसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसे याद नहीं रखेंगे, इसे याद नहीं रखेंगे। तो हम याद रखेंगे भूमध्य सागर के देश मेटल, हम याद रखेंगे रेड सी में सीड्स, और हम याद रखेंगे जब भी हमारे पास सवाल आएगा हिंद महासागर का, जिसमें हमने देखा है सास्कटियम, सास्कटियम, सास्कटियम आप लोग याद रख सकते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख पठार देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख पठार देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख पठार देख लेते हैं। सबसे पहला है सोमाली पठार, बस सुन लो ताकि बार बार जब आए तो याद रहे। सोमाली पठार नाम से क्लियर है कि सोमाली पठार सोमालिया में होगा। पेट्रोलियम यहां पर बहुत अच्छा मिलने की संभावना है, तो पेट्रोलियम के सोर्स हैं। फिर दूसरा आपको मिलेगा इसमें कटांग प्लेटू, बिल्कुल मध्य भूमि में, कटांग प्लेटू मध्य भूमि में, और वहीं से कांगो का जायरे नदी का उद्गम है। तो कटांग प्लेटू जहां से कांगो या जायरे नदी निकलती है, कांगो या जायरे नदी निकलती है, कटांग प्लेटू, सोमाली, बस आप मैप में देखते चलिए, सोमालिया प्लेटू, कटांग प्लेटू, जैसे मैंने ड्रेकन्सबर्ग बताया था, वैसे एक और पर्वत देखना एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन, ये भी बहुत बार चर्चा में रहता है, बहुत बार हमारे जियोग्राफी में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो एटलस माउंटेन इधर और ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन उधर, उधर सोमाली पठार, कटंगा का पठार, फिर कटंगा का पठार, फिर आप देख सकते हैं अदामावा का पठार, नाइजीरिया और कैमरून, अदमावा का पठार, ये है अदमावा का पठार, ये नाम नहीं है पर ये अदमावा का पठार है, ये अदमावा का पठार है, ये अदमावा का पठार है। फिर ये जॉस का पठार है, जॉस का पठार है यहां पर, जॉस का पठार, जॉस का पठार, चार के पास देखना, चार जो झील है, चार जो झील है उसके पास, चार झील के पास जॉस का पठार, ज्वास का पठार आपको मिलेगा, ज्वास का पठार आपको मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें, तो फिर उसी टाइप में बाई का पठार, कटंगा पठार के पास बाई का पठार, कटंगा पठार के पास बाई का पठार, सोमाली पठार, एटलस माउंटेन और ड्रेकन्सबर्ग, बस नाम भी याद रखोगे तो आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। और उसी टाइप से टंगानिका का पठार जो तंजानिया के क्षेत्र में है, इसे न भी याद रखे तो चलेगा, बट याद रखिएगा दो बड़े पठार हैं, सोमाली कटंगा और बाई का पठार, सोमाली कटंगा और बाई का पठार, सोमाली कटंगा और बाई का पठार। फिर अबिसिनिया का पठार, ये भी न भी याद रखेंगे तो चलेगा, ये लगभग आपको इथोपिया के पास मिलेगा, अबिसिनिया का पठार। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एटलस माउंटेन देख लीजिए, ड्रेकन्सबर्ग देख लीजिए, कटंगा, बाई प्लेटू, सोमाली प्लेटू, जोस प्लेटू, इन्हें आप बस देख लीजिए। बाकी ज्यादा पठारी प्रदेश की भी कोई आवश्यकता नहीं है, हर पठारी प्रदेश में कुछ न कुछ विशेषता होगी ही। कटंगा का पठार तांबे और हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जो अभी हमने चर्चा की थी, तांबे और हीरे के लिए जो दूसरा देश बताया था मैंने। फिर उसके बाद तांबे और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। सोमाली का पठार पेट्रोलियम के लिए, और उसी टाइप में हम कह सकते हैं कि जो बाई का पठार है यह उच्च भूमि, जो कई नदियों का उद्गम स्थल है। जॉस का पठार टीन के भंडार के लिए, इतनी बातें जरूर इसमें याद रखिएगा। अब एक आखिरी बात हम इसमें देख रहे हैं, पठार क्या होता है, सुदर्शन का सवाल है। तीन चीजें होती हैं, एक पर्वत होता है, और अगर ऊंचा समतल भाग हो तो उसे पठार कहेंगे, और बिल्कुल समतल भाग हो तो उसे मैदानी भाग कहते हैं। तो पर्वत, पठार और मैदान, तो इसे पर्वत कहेंगे, बीच को पठार और मैदान। अंतरीप में कुछ अंतरीप याद रखिएगा, अंतरीप का मतलब होता है समुद्र के किनारे का वह स्थान जो उठा हुआ हो, समुद्र के किनारे का वह स्थान जो उठा हुआ हो उसे अंतरीप कहते हैं। जैसे कि अगुलहास की धारा के कारण मैंने आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, ये अगुलहास, जरा देखना, ये जो केप टाउन रखा है ना, ये केप टाउन नाम इसीलिए रखा है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन नाम इसलिए रखा है क्योंकि कैप ऑफ गुड होप है, कैप पॉइंट है, कैप हैंक्लिफ है और कैप अगुलहास है।
ये कैप अगुलहास है, ये कैप अगुलहास है, कैप अगुलहास आपको मिलेगा कैप ऑफ गुड होप के पास, कैप अगुलहास। और वैसे ही कैप फ्रांसिस भी मिलेगा, कैप फ्रांसिस भी मिलेगा यहां पर कैप फ्रांसिस भी मिलेगा, सेंट फ्रांसिस कैप मिलेगा, सेंट फ्रांसिस कैप मिलेगा। बस इतना देख लीजिए, केवल क्यों? क्योंकि अगुलहास की धारा आती है, अगुलहास की धारा, तो आपको याद रहे कि अगुलहास कहीं ना कहीं था।